हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि बहुत बढ़िया होंगे आप लोग। आप सभी को राधे राधे। आइए प्यारे बच्चों, हम लोग हमारे आज के इस वैल्यूबल से सेशन की करते हैं शुरुआत। 11 अप्रैल साल 2025 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास पूरी जरूर देखना, एक छोटा सा तोहफा है आप लोगों के लिए। और चलिए सेशन की करते हैं शुरुआत हम लोग। पर उससे पहले अगर आप लोगों ने सीईटी का बैच नहीं लिया है तो ले सकते हैं संपूर्ण, जिस बैच का नाम है स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे जाके आप लोग इस बैच को ले सकते हैं। एप्लीकेशन आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड आप लोग कर सकते हो। और के साथ साथ अगर आप iOS यूज़ करते हो, एप्पल फ़ोन यूज़ करते हो, तो उसमें सुनील बिश्नोई के नाम से एप्लीकेशन मिल जाएगी। वेबसाइट आप लोगों को www.stariqeducation.com ये वेबसाइट मिलेगी। हरियाणा जीके की बुक आप लोग अमेजोन फ्लिपकार्ट से ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। लास्ट टाइम पे मैंने एक सवाल पूछा था कि नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया, तो इसका ठीक आंसर था द्रौपदी मुर्मू। ये विज्ञान भवन के अंदर हुआ था आपका 29 मार्च 2025 को 2 डे नेशनल कॉन्फ्रेंस था ये वाला। फोकस इस पे क्या किया गया था, लीगल एस्पेक्ट थे ऑफ एनवायरमेंटल लॉज एंड इट्स प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, इससे रिलेटेड जो है ना इस बार का ये फोकस था। और भूपेंद्र यादव थे यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में, जो हमारे भारत के यूनियन मिनिस्टर है फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से संबंधित। ठीक है, चलते हैं आगे। और आज का हमारा पहला जो सवाल है वो क्या है कि भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र पहचान प्राधिकरण, जिसको उडई के नाम से जाना करते हैं हम लोग यहाँ पे, के द्वारा हाल ही में किस राज्य को बच्चों के आधार नामांकन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। तो अभी हाल ही में जो है ना उडई के द्वारा सबसे जो बेस्ट राज्य है वो घोषित किया गया है, हरियाणा राज्य को ही घोषित किया गया है। इसका फुल फॉर्म आप सबको अच्छे से पता होगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना करते हैं हम लोग। और इन्होंने ही अभी रिसेंटली बच्चों के आधार नामांकन यानी कि चाइल्ड आधार एनरोलमेंट के रूप में सबसे बेस्ट राज्य हरियाणा को नॉमिनेट किया है। अब हरियाणा वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन चाइल्ड आधार एनरोलमेंट बाय UIDAI ड्यूरिंग ए प्रोग्राम हेल्ड इन न्यू दिल्ली, जो नई दिल्ली के अंदर प्रोग्राम हुआ था वहाँ पे सम्मानित किया गया है हरियाणा राज्य को। अच्छा, एक बात इसमें और इम्पॉर्टेंट है कि ये जो हमारा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ना, ये बना कब था सर? इसकी स्थापना हुई थी जनवरी 2009 के अंदर स्थापना हुई थी। सर ये कौन से डिपार्टमेंट के अंडर आता है, मतलब मिनिस्ट्री कौन सा है इसका? तो इसका मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंदर आता है ये। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके अंडर आता है ये। सर इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर पड़ता है न्यू दिल्ली के अंदर। और इसके अलावा जो है ना इसका टारगेट क्या है सर? इसका टारगेट है कि ये आधार कार्ड नंबर जो ना आधार नंबर है ये देता है। सर आधार कार्ड नंबर कितने डिजिट का होता है? 12 डिजिट का एक नंबर होता है। तो पूरे देश में एकमात्र पहचान के रूप में काम करने के लिए आधार होता है। अब आधार में क्या होता है सर? बायोमेट्रिक डेटा होता है, आपके फिंगर्स के निशान हो सकते हैं, आइज़ के हो सकते हैं, आइज़ में एक्चुअली आपकी जो पुतलियाँ होती हैं ना उनको स्कैन किया जाता है। डेमोग्राफिक डेटा होता है, आपका नाम, आपका बर्थ, आपका जेंडर है, आपका लोकेशन है, वो सब पता रहेगा आपका। एक डिजिटल और एक फिजिकल, ये दोनों टाइप की जो है ना बेसिकली पहचान देता है हमें आधार। और ये जो डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट सबको आधार नंबर जारी करता है, बायोमेट्रिक डेटा है उसको सिक्योर रखता है, सबका ऑथेंटिकेशन भी ये करवाता है। आपने ई KYC के बारे में सुना होगा, ई KYC भी यही डिपार्टमेंट करता है। और जितनी भी आधार से रिलेटेड आपकी कंप्लेंट होती है उन कंप्लेंट को भी रिजॉल्व करने का डिपार्टमेंट भी यही है आपका। और आधार कार्ड को चलाना या कह सकते हो ट्रांसफ़र वगैरह के, जैसे मतलब आधार कार्ड से बहुत सारे बेनिफिट हो सकते हैं। जैसे आपके एक आप डायरेक्ट आपकी सब्सिडी आती है खाते में, या पैसे निकलवाना चाहते हो तो आप डीबीटी इसी से करवा सकते हो, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो सकते हैं आधार कार्ड के। और पैन कार्ड लिंकेज भी अभी फ़िलहाल के लिए हो गया है। इसके अलावा इनकम टैक्स जब रिटर्न करते हो तब इस टाइम पे ज़रूरत होती है। ई KYC करते हैं, जैसे मोबाइल सिम ले लिया आपने, अपना बैंक अकाउंट खुलवाते हो, उस टाइम पे भी आधार कार्ड की नीड होती है। और बहुत सारी और जगह, जैसे मनरेगा लगा लो या LPG गैस कनेक्शन लगा लो, ऐसे बहुत सारी योजनाओं में हर जगह हमें आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ रही होती है। तो एक प्रकार से ये डिपार्टमेंट है, ये हेल्प करता है हमें। ई आधार कार्ड डाउनलोड भी करता है, इसी की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके ऊपर जाके आप ई आधार कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हो, अपना एड्रेस अपडेट कर सकते हो, मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हो, वर्चुअल ID जनरेट कर सकते हो आप लोग, है ना। तो ये सब पॉइंट इसी के अंदर ही आते हैं आपके।
हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण, जिसको एनजीटी के नाम से जानते हो, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ने संरक्षित वन भूमि पर कथित अवैध खनन को लेकर किस राज्य सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और सभी खनन गतिविधि रोकने का निर्देश दिया है। रिसेंटली द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इशूड है शो केस नोटिस टू विच स्टेट गवर्नमेंट रिगार्डिंग इलीगल माइनिंग का इशू कई दिनों से चल रहा है और उन एक्टिविटीज को रोकने के लिए हरियाणा राज्य को जो है ना वो बेसिकली अभी कारण बताओ नोटिस है वो जारी किया है एनजीटी ने। 7 अगस्त 2025 तक सभी खनन और पत्थर कुचलने की गतिविधि है उन सब को रोकने का निर्देश दे रखा है, सरकार ने दे ही दिया है अभी। हरियाणा सरकार ने 506.33 एकड़ संरक्षित वन भूमि में से 25% भूमि जो है ना वो नीलाम कर दी है और यह भूमि ग्रेटर निकोबार द्वीप परियोजना के लिए प्रतिपूरक वनोरोपण के लिए संरक्षित की गई थी। ये मामला वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन है और याचिकाकर्ता जिन्होंने पिटिशंस लगाई थी उन्होंने कहा था कि इससे जल स्तर, वनस्पति, जैव विविधता बहुत नुकसान हुआ है इससे, तो इसकी करके ही जो है ना यहाँ पे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है हरियाणा को। अरावली के अंदर जो बेसिकली अवैध खनन हो रहा है, इलीगल माइनिंग हो रही है, इसकी वजह से यहाँ की जो फ्लोरा फोना है उसको बड़ा नुकसान हो रहा है। गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई है अरावली रेंज, आपको सबको पता है 692 किलोमीटर लंबी है, चौड़ाई 10 से 120 किलोमीटर है। 80% भाग इसका राजस्थान में ही है, बाकी हरियाणा, दिल्ली और गुजरात में है। प्राकृतिक हरित द्वार कहलाती है, ग्रीन वॉल कहलाती है, नेचुरल ग्रीन वॉल कहते हैं इसको। इकोटॉकन के रूप में काम करती है ये, ठीक है ना। तो इकोटॉन के रूप में इसलिए काम करती है क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे हैं और इसी पेड़ पौधों की कटाई के चलते हुए हरियाणा के बहुत सारे लोगों ने पिटिशंस दायर की थी और इसी करके यहाँ पे एनजीटी ने यहाँ पे अवैध खनन, इलीगल माइनिंग वगैरह हो रही है उनके लिए और ऑल एक्टिविटीज पे रोक लगा दी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है 1722 मीटर, राजस्थान में। हरियाणा में ढाणी कुलताजपुर है जो कि महेंद्रगढ़ नारनौल के अंदर पड़ती है। ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना है क्या सर? इसको 2021 में स्टार्ट किया गया था। अंडमान निकोबार के दक्षिण छोर पे आती है ये। इसके जो मेन पार्ट है वो कौन से? ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, टाउनशिप है। इसके अलावा आपका 450 जो आपका एमवीए का गैस और सोलर एनर्जी प्लांट है वो भी सेटअप करना है यहाँ पे। और इसके अलावा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, कोलंबो, पोर्ट कैलिंग है, सिंगापुर है, इससे एक जैसी बराबर बराबर की दूरी है, इसलिए स्ट्रेटेजिक लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। एनजीटी के बारे में बात करते हैं तो एनजीटी का फुल फॉर्म क्या है सर? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, एक स्पेशल बॉडी है जो कि इंडिया के अंदर प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित त्वरित समाधान, तुरंत स्पीडी रेजोल्यूशन के रूप में काम करती है। ये कब बना था सर? ये 2010 के एक्ट के तहत बना था और पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े मामलों में न्याय देता है ये। डिस्पोजल टाइम पीरियड लगभग 6 महीने के अंदर मैक्सिमम टाइम, मतलब इसके अंदर ही मामलों का समाधान हो जाता है। और इसके अलावा जो है ना आपका इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली के अंदर है। बाकी इसमें भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई, यहाँ पे इसकी और भी ब्रांचेज है। इसके अंदर जो बेसिकली मेंबर कौन कौन होते हैं? एक तो अध्यक्ष होता है, बाकी इसमें जुडिशरी मेंबर्स होते हैं और के साथ साथ इसमें विशेषज्ञ भी मेंबर होते हैं। 5 साल या 65 साल तक की उम्र का कार्यकाल होता है, दोबारा इनको अपॉइंट नहीं किया जाता है। अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? सीजीआई के सलाह पे जो है ना इनकी केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह पे। मेंबर जो है ना 10 से 20 न्यायिक सदस्य हो सकते हैं, 10 से 20 इसमें जो है ना न्यायिक सदस्य सॉरी विशेषज्ञ भी हो सकते हैं और सिलेक्शन कमेटी बैठती है, उसके आधार पर इनका सिलेक्शन किया जाता है। कौन कौन से मामलों की पावर है इनके पास में? एक तो एनवायरनमेंट से जुड़े हुए सारे दीवानी मामले इनके पास में है। इसके अलावा सुनो मोटो पावर्स 2021 से है। सुनो मोटो पावर जानते हो ना आप लोग, मैंने कई बार बताया आपको क्लास में कि जैसे मान लेते हैं कि कई बार किसी चीज़ का कोई पिटिशंस दायर करता नहीं है, कोई केस करता नहीं है, तो कोर्ट के पास में ये अधिकार होता है कि वो खुद ही उसका गार्जियन बन के खुद ही केस मतलब उसके दायर कर देते हैं। तो सुनो मोटो पावर कोर्ट के पास में है। रोल क्या है सर? न्यायिक, निर्णायक और उपचारात्मक ये भूमिका निभाता है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पे काम करता है और सीपीसी 1908 और साक्ष्य अधिनियम 1872 इस पे लागू नहीं होते हैं। इसके मेन प्रिंसिपल यही है कि सस्टेनेबल डेवलप करना चाहता है ये। इसके अलावा जो जहाँ पे भी आपके ऐसे प्रकार की चीज़ें आती हैं इस पे मान लेते हैं कि कोई निवारक निरोध लाना है, निवारक सिद्धांत लेके आना है, तो उस प्रिंसिपल पे काम करेगा ये। पॉल्यूशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उस पर काम करेगा और उन पर फाइन लगाता है ये बड़े तौर पर। मतलब ऐसे प्रकार के प्रिंसिपल पे काम करेगा जहाँ पे बेसिकली कहीं पे भी ऐसे मान लेते हैं कि कोई ऐसी बॉडी है, कोई ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कर रही है, उसको ना केवल रोकेगा बल्कि उसके ऊपर फाइन भी लगाया जाएगा। तो ये इस प्रकार का काम करता है एक्चुअली। सिविल कोर्ट के आदेश के समान इसके आदेश माने जाते हैं। अपने निर्णयों की रिव्यू कर सकता है ये और अपील अगर यहाँ करनी हो आपको तो 90 दिन है, बाकी कारण बताना पड़ेगा आपको 30 दिन के अंदर अंदर।
इसके अंदर सारे एक्ट आते हैं आपके, जैसे जल प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1974, और इसके अलावा उपकर अधिनियम 1977, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण और रोकथाम अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जनहित में पर्यावरण सूचना अधिकार अधिनियम 1991, जैव विविधता अधिनियम 2002, ये सब इसी के अंदर ही आते हैं आपके। जीरकपुर बाईपास परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जीरकपुर बाईपास प्रोजेक्ट। यह 6 लेन की परियोजना हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को जोड़ने के लिए बनाई जा रही है। यह परियोजना प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के उद्देश्यों के अनुरूप है। इसे हाइब्रिड जो मॉडल के नाम से जानेंगे, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के नाम से इसको जो है ना विकसित किया जा रहा है। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ठीक है? आपका स्टेटमेंट पहला ठीक नहीं है, बाकी स्टेटमेंट दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट इसमें से बिल्कुल ठीक है। ये उत्तराखंड के अंदर नहीं, पंजाब और हरियाणा में बन रही है। और दूसरी स्टेटमेंट ठीक है क्योंकि पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत बनाया जा रहा है। तीसरी स्टेटमेंट भी ठीक है, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के अंतर्गत इसको बनाया जा रहा है, जिससे 40% भुगतान सरकार के द्वारा किया जाएगा। इसमें न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति, जिसको कहते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, ने 1878.31 करोड़ की लागत से 6 लेन वाले जीरकपुर बाईपास के निर्माण की मंजूरी दी है अभी हाल ही में। इससे ट्रैफिक डाइवर्जन करवाना, एक तो हिमाचल प्रदेश की ओर आने वाला यातायात को जो है ना वो डाइवर्जन मिल जाएगा, भीड़ भाड़ में कमी हो जाएगी, यहाँ पे एक बड़ा बेनिफिट ये होगा। और ये रूट होगा नेशनल हाईवे 7 पे, जीरकपुर पटियाला जंक्शन से नेशनल हाईवे 5 जीरकपुर के साथ साथ जो है ना वो परवानो जंक्शन तक जाएगा। पंजाब और हरियाणा से होकर गुजरेगा, लंबाई 19.2 किलोमीटर की होगी और डेवलपमेंट मोड होगा हाइब्रिड जो है ना एन्युटी मोड के ऊपर बनेगा। ये प्रोग्राम होगा राष्ट्रीय राजमार्ग मूल नेशनल हाईवे के अंतर्गत ही काम किया जाएगा ओरिजिनली। तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है पीएम गति शक्ति की? तो बेसिकली ये सपोर्ट करता है इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग को, जिसमें बेसिकली क्या होता है, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी आती है और ग्लोबल लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है। एक टाइम कम लगता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए, और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस भी इसमें आता है, वो भी एक बेसिकली एक इंक्रीज होता है। और ये प्रोजेक्ट 2021 में स्टार्ट किया गया था 100 लाख करोड़ रुपए की लागत से। इसको डेवलप किया जा रहा है किसके द्वारा? इसको डेवलप किया जा रहा है भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स के द्वारा, जिसको BISAG.in के नाम से जानते हैं हम लोग। और डायनामिक GIS बेस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल तरीके से जियो सेप्टिकल बेसिकली सारे सर्वे करता है ये, और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड है, एयरलाइंस है, इन सभी में भी हेल्प करता है ये वाला बोर्ड। ये हाइब्रिड एम्यूनिटी मॉडल जो है ना ये क्या होता है? ये EPC इंजीनियरिंग मॉडल होता है बेसिकली, जिसके अंदर बेसिकली बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर का एक मिक्सचर होता है। इसका सरकार इसमें 40% तक का निर्माण भुगतान करती है और 60% जो है ना वो बेसिकली प्रदर्शन के आधार पे होता है, बाकी का 15 से 20 सालों के अंदर। तो इसमें बेसिकली रिस्क लेने डेवलपर के ऊपर होता है, फिर बाद में मतलब सारा काम तो डेवलपर पे ही है, डेवलपर को रिस्क लेना पड़ता है। सरकार सारा दे देगी लेकिन बाद में देगी, स्टार्टिंग में 40% दिया जाता है इसके अंदर। अच्छा, आपके लिए मैंने कहा था ना एक तोहफा है, वो तोहफा ये है कि सोशल साइंस का बैच है जिसके अंदर KVS DSSB HTET या किसी भी एग्जाम की आप जीके की तैयारी कर रहे हो, जिसमें हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है, पॉलिटी आता है, सिविक्स आता है, इकोनॉमिक्स आता है और करंट अफेयर्स आते हैं। ये सारे सब्जेक्ट का एक बैच है, वो आज से ही आपका स्टार्ट हो रहा है। मैं पहले बता नहीं पाया, एक्चुअली प्लान तो कई टाइम से किया जा रहा था लेकिन बताना मिस हो रहा था मुझसे। और एक्चुअली स्टार्ट आज से हो रहा है, दोपहर में 3 बजे से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो 3 बजे से स्टार्ट हो रहा है, लाइव क्लास होने वाली है इसके अंदर, आप लोग इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। और ये बैच गिफ्ट इसलिए बोला है मैंने क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट बहुत कॉस्टली होते हैं, क्योंकि मैं जिस लेवल का पढ़ाऊंगा बहुत डेप्थ का पढ़ाने वाला हूँ। और आप कभी भी सोशल साइंस का किसी भी प्लेटफॉर्म पे बैच देखोगे तो आपको ये 3000, 4000, 6000, 7000 ऐसे ऐसे बैच दिखेंगे, जो कि जायज़ भी है क्योंकि बहुत डेप्थ में पढ़ाया जाता है इसी करके। बट आप टेंशन ना लेना, आप अगर आज ज्वाइन करते हो, सिर्फ आज के लिए मैं पहले कह रहा हूँ, ओनली 199, सिर्फ 200 रुपये है, मान के चलो सिर्फ 200 रुपये। मेरा जब भी कोई बैच नया स्टार्ट होता है तो मैं जनरली बच्चों को गिफ्ट दिया ही करता हूँ। मैं मानता हूँ कि हर किसी का पॉकेट एक जैसा नहीं होता है, तो इस करके ही। लेकिन देखो क्या होता है कि बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस होते हैं, तो इसके कारण प्राइस बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई चीज़ों की लागत भी होती है। तो इनिशियली अगर आप चाहते हो इसको लेना तो 199 रुपये सिर्फ आज दोपहर 3 बजे तक है। जैसे ही बैच की क्लास पूरी होती है उसके बाद में इसका प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है ना।
तो ओरिजिनल कॉस्ट इसकी बाद में ही डिसाइड आपको दिख जाएगी। लेकिन अभी वैसे ये 2,000 रुपये इसका इनिशियली प्राइस आपको दिखेगा, लेकिन एक्चुअली इससे भी ज़्यादा हो सकता है क्योंकि सब्जेक्ट बहुत डेप्थ में होगा। कैसे पढ़ेंगे सर, मैं थोड़ा बता देता हूँ इसकी स्ट्रैटेजी हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे मैं स्टार्टिंग में इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले होंगे, उसके बाद में इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, कई सारी चीज़ें आएंगी। तो सिलेबस में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, यूनिवर्स पढ़ेंगे, इसके अंदर मोशन ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे, फिर हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, ओरिजिन ऑफ द अर्थ है, जियोसिंक्लाइन थ्योरी है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है। इसके अलावा जो हमारे एंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी होती है, वॉल्केनोज होता है, एक्सोजेनिक फोर्स होते हैं, आपके चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा रीजनल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, समुद्र विज्ञान, ओशियोग्राफी पूरी डिटेल से पढ़ने वाले होंगे। इसके अलावा क्लाइमेटोलॉजी पढ़ने वाले होंगे, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है ये पढ़ेंगे हम लोग, फिर परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है ये पढ़ेंगे, मानव भूगोल पढ़ेंगे। ऐसे करके टॉपिक है ये। इस तरीके से हमारी ये सारी स्लाइडें होंगी, बाईलैंग्वेज कंटेंट होगा, कोई पीडीएफ आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी, सारा कंटेंट ये आपको इस बैच के अंदर मिलेगा। आपको सिर्फ समझना है, पीडीएफ प्रिंट करो, पढ़ो आराम से, ये सारा कंटेंट आपको बैच के अंदर इसी टाइप का आपको मिलने वाला होगा, ठीक है ना। क्लासेस आप मुझसे रोज पढ़ते ही हो, डेमो की जरूरत नहीं है। बाकी डेमो लगाना चाहते हो शायद ज्योग्राफी वगैरह के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स सब अपने चैनल पे पढ़े हैं, तो आपको फिर भी पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। तो खैर ये सब सब्जेक्ट आप लोग इस तरीके से पूरा एनिमेटेड तरीके से, ग्राफिक्स तरीके से पूरा अच्छे से समझाया जाएगा कि कैसे क्या करता है, क्या चीज़ होती है, क्या नहीं होती है, सब ये पूरा आपका जो बिग बैंग थ्योरी वगैरह है सब पूरा डिटेल से समझाया जाएगा, ठीक है। तो आप इस बैच को ले सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री आवास योजना, और बैच कहाँ से लोगे, स्टार IQ एप्लीकेशन से लोगे, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण आवास योजना 2.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। तो इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 3 किस्तों में कुल 1.38 लाख की सहायता दी जाती है। आवेदन केवल ग्राम सभा के माध्यम से किया जा सकता है, मोबाइल ऐप की अनुमति नहीं। योजनाओं में लाभार्थियों का चयन जो है HSECC 2011 ग्राम सभा अनुमोदन और जियो टैगिंग की प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो इसका ठीक आंसर रहेगा पहला और तीसरा ऑप्शन जो ना हमारा ठीक रहेगा। देखो क्या है कि पहला क्यों ठीक है, क्योंकि PMAY G 2.0 के तहत 1.3 लाख की जो सहायता है वो 3 किस्तों में 45,000, 60,000 और 33,000 इन 3 किस्तों में मिलती है। इसका आवेदन एक्चुअली जो है ना वो कैसे होता है, इसका आवास प्लस मोबाइल एप्लीकेशन से और स्वयं भी कर सकता है, केवल ग्राम सभा से ही जरूरी नहीं है। जैसे इस ऑप्शन में दे रखा था ना, केवल ग्राम सभा से ही होगा, मोबाइल ऐप से नहीं, इसलिए गलत है आपका, ठीक है ना। तो ये HCS लेवल के क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, ध्यान रखना। 2-3 क्वेश्चन मैं ऐसे ऐसे बीच बीच में बना लेता हूँ आपके लिए। और तीसरा स्टेटमेंट क्या है सर, लाभार्थियों का चयन एक 3 स्तरीय की प्रक्रिया होगी, बिल्कुल 2011 के डेटा के अनुसार ग्राम सभा की मंजूरी भी होगी और जियो टैगिंग के माध्यम से भी होगा। अभी न्यूज में क्यों है सर, आइए इसको डिटेल से समझते हैं। हरियाणा के झज्जर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के लिए बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण किया जा रहा है ताकि जरूरतमंद ग्रामीण परिवारों को उनको पहचान के उनको स्थायी आवास मिल सके, और इसकी आवेदन की लास्ट डेट 30 अप्रैल 2025 तक बढ़ा दी है। इसका टारगेट यही है, गरीब और जरूरतमंद लोगों को पक्के मकान मिलने, सम्मानजनक, सुरक्षित और स्थायी जीवन वो जी सके, इसलिए आवास प्लस एप्लीकेशन, और खुद भी आवेदन कर सकते हैं इसको। और 3 लेवल के आवेदन इसमें होंगे, ये तो बता ही दिए मैंने। फाइनेंशियल असिस्टेंट क्या होगा, 1,38,000 रुपये की सहायता दी जाएगी, पहली किस्त 45,000 की, दूसरी 60,000 की, तीसरी किस्त 33,000 की दी जाएगी। एरिया वाइज होगा, मैदानी क्षेत्र में मिलेंगे 1,20,000, पहाड़ी क्षेत्र में 1,30,000 और मैक्सिमम 1,38 तक जा ही रहा है। शौचालय निर्माण करवाए जाएंगे इसके अंदर। स्वच्छ भारत मिशन और मनरेगा के साथ में मिलकर 12,000 रुपये की सहायता है। रोजगार के लिए 90 से 95 व्यक्ति दिवस मतलब लगभग मनरेगा के साथ माध्यम से रोजगार। मनरेगा में 400 रुपये दिहाड़ी के साथ हरियाणा पूरे भारत में टॉप पे है। बुनियादी सुविधा भी मिलेगी, जल है, बिजली है, गैस कनेक्शन है, ये सब भी एड ऑन होंगे इसमें। और झज्जर जिले की अगर स्थिति देखते हैं तो अब तक 7 ब्लॉक में 6,163 आवेदन जो है ना वो आ चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन क्या है सर, ये 2019 में स्टार्ट किया गया एक जन व्यापक आंदोलन था। इसका टारगेट 2 अक्टूबर 2014 से महात्मा गांधी की जयंती पे स्टार्ट किया गया था। इसका ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को कवर करता है। साफ सफाई का देखो, इसका मेन काम है 2014 से 19 में पहला फेज इसका क्या था आपका, खुले में शौच मुक्त करवाना, गंदे शौचालयों को जो ना फ्लश शौचालय में बदलवाना, हाथ से मैला ढोने की प्रथा है उसको अंत करना, अपशिष्ट प्रबंधन करना, और 1.04 करोड़ घरों को कवर करना। इसके अलावा सामुदायिक शौचालय, खुले में शौच मुक्त वाला मेन पर्टिकुलरली जो है ना उस पर काम करवाना, इसके सीधा टारगेट था।
दूसरा फेज चला था इसका 21 से 26 का जो चल रहा है, उसके अंदर भी यही है आपका बेसिकली 3S सिद्धांत पे मेन काम करते हैं ये, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल पे। और इसके अलावा जो डंप साइट है उसका उपचार करना, टोटल 1.41 लाख करोड़ का इसमें बजट भी रखा है। सभी शहरों को कूड़ा मुक्त बनाना इसका इस बार टारगेट है। ODF प्लस और ODF प्लस प्लस का टारगेट है, खुले में शौच मुक्त का ही मेनली टारगेट लेके चल रहे हैं अब हम। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार के नए कुलपति कौन बने हैं? तो इसके नए कुलपति बने डॉक्टर नरेश जिंदल बने हैं अभी। डॉक्टर नरेश जिंदल को लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार का कुलपति बनाया गया है। और 35 सालों से ज़्यादा इनका अनुभव है, पशु पक्षियों की बीमारी के रिसर्च के लिए इनका अनुभव है। और इन्होंने हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से मास्टर और PhD की है। और के साथ साथ जो ना इन्होंने मिनेसोटा यूनिवर्सिटी से अमेरिका की यूनिवर्सिटी पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप और अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट भी जो किए हैं अमेरिका से ही किए इन्होंने कंप्लीट सारे। इसके अलावा जो ना न्यू कैसल, बर्सल, PPR, एवियन फ्लू और इसके अलावा ब्रोंकाइटिस, ऐसे बीमारियों पे इन्होंने रिसर्च किया है। रोगों की पहचान करने में इनका तजुर्बा काफ़ी अच्छा है। हरियाणा में पशु और पक्षियों की बीमारी की जांच करने के लिए किसानों की मदद जो है ना इन्होंने काफ़ी सारी पहले कर चुके हैं ये। और अगला जो सवाल है आपके लिए वो क्या है कि हरियाणा हाउसिंग बोर्ड को अब किस में मर्ज किया जा रहा है? हरियाणा हाउसिंग बोर्ड को मर्ज किया जा रहा है हरियाणा विकास शहरी विकास प्राधिकरण के अंदर मर्ज किया जा रहा है। 1971 में सेटअप हुआ था। और हरियाणा हाउसिंग बोर्ड जिसे स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल ने गठन किया था, उसका 1 अप्रैल 2025 को ही बोर्ड को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया है और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में मर्ज कर दिया है। HSVP के साथ 200 करोड़ का समझौता हुआ है इसके लिए। फ्लैट निर्माण और बिक्री के लिए हाउसिंग बोर्ड ने अब तक 1 लाख फ्लैट बेचे, जिसमें से 10,000 से ज़्यादा खाली ही पड़े हैं। बोर्ड के पास 30 स्थानों पर लगभग 300 एकड़ जमीन है। आर्थिक स्थिति कमजोर, फ्लैट की गुणवत्ता पर सवाल, योजनाओं की असफलता के कारण इसको मर्ज कर रहे हैं अब। तो अभी वैधानिक संशोधन हुआ है, इस पे HSVP ने बोर्ड के संचालन की जिम्मेदारी ली है। और ये स्कीम गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और सांपला जो है ना यहाँ पे स्कीम के आपके फ्लैट है। और इसके अलावा बोर्ड का स्टाफ भी जो है HSVP में ही पूरा का पूरा मर्ज कर दिया गया है आपका, ठीक है। इसके अलावा नो प्रॉफिट नो लॉस की नीति पर गरीबों को आवास देना इसका उद्देश्य था। और पूर्व सचिव थे रणधीर सिंह, उनके अनुसार बोर्ड में कर्मचारियों की कमी और प्रशासनिक एक्टिविटी नहीं थी, इसके कारण ये बंद हुआ है आपका। चलिए इसके बाद में हम लोग जो है ना ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ कि हरियाणा सरकार के द्वारा हाल ही में कितने नए संस्कृति मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को मंजूरी दी गई है, इसके बारे में बताइएगा। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखना। आप सभी को राधे राधे।